जो पेंडिंग कंटेंट बाकी है कॉस्टिंग का वो जरा देख ले। अब यहाँ से हमने कुछ लास्ट जो हमने खत्म किया वो EBQ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है। उसके बारे में क्या लिखा है इधर देखो, यहाँ प्रोडक्शन इज यूजुअली डन इन बैचेस एंड ईच बैच, देखो बात हो रही है प्रोडक्शन की, इज डन इन बैचेस एंड ईच बैच कैन हैव एनी नंबर ऑफ यूनिट्स कंपोनेंट इन इट, मीन्स हर एक बैच में कितने यूनिट रखने हैं, ये कंसेप्ट है। ऑप्टिमम क्वांटिटी फॉर ए बैच इज दैट क्वांटिटी फॉर विच व्हाट, ये दो खर्चे सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। यहाँ बाजू में मिनिमम एंड सेम ऐसा भी लिखना चाहिए, मिनिमम भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सच ऑप्टिमम क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, उसके लिए फॉर्मूला इतनी है, बराबर है। अब ये EBQ खत्म हो गया इसमें से, फिर ये ABC है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मैंने पूरा समझा दिया है, उसमें कुछ नहीं समझा रहा हूँ। ये स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम जो है वो कैसे ढूंढी जा सकती है, हाउ यू कैन डिटेक्ट कि आपकी कंपनी में ये स्टॉक्स जो पड़ा है वो स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग, एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर नेसेसरी टू रिड्यूस सच स्टॉक। ये स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग को कम रखने के लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है एंड स्कैन करना है पीरियोडिकल रिपोर्ट्स को, जिसमें वो डिफरेंट आइटम्स ऑफ स्टोर को बताए। अब है ना, ये रिपोर्ट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए एक थ्योरी है और वो थ्योरी का नाम है ये रहा, VED एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। दूसरा एक रिपोर्टिंग ये वाला भी बनता है FSND, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एंड डेड स्टॉक, FSND एनालिसिस ऐसा नाम है। पहले ये चारों को हम समझते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, VED फिर FSND। एक्चुअली उधर ही पार्ट है, हम एक्चुअली वी वांट टू कंट्रोल द स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, तो उसके लिए पहले ये कंसेप्ट को समझो। VED का फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिजायरेबल। अब क्या फर्क है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से ये तीनों शब्द का डिफरेंस समझा देता हूं। सिंपल सा एग्जाम्पल, सभी ने वो फेस किया है। आप सोचो, ऐसा विजुअलाइज करो कि आपके घर में जो आपका सबसे नजदीकी है उसका कोई मैरिज प्रसंग गया हो, उसको याद करो। आप सोचो कि एक जगह है जिसको हम गुजराती में बोलते हैं चौरी, जिसके अंदर वो शादी होती है, वो जगह जहाँ वो उनकी कुर्सियां इकट्ठा की जाती है, रखती है, फिर वो सामने कुछ क्या यज्ञ का कुंड जैसा है वगैरह, और एक ब्राह्मण है पाटला लगाते हैं, वो जगह चौरी बोलते हैं। अब आप सोचो एक जगह है, एक ओपन पार्टी प्लॉट में ऐसा बीच में बनाया है चौरी, फिर उसके आजू बाजू सिटिंग अरेंजमेंट, आप देखना उसमें 2 या 3 साइड या मैक्सिमम 4 साइड पे भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है, और उसमें भी सबसे फ्रंट वाले जो सोफे होते हैं वो अलग होते हैं, फिर उसके पीछे कुर्सियां होती है, ऐसा देखा है। अब है ना, आप एक इमेजिन करो कि एक शादी है जिसमें सपोज एक जो कपल है उसके एंगल से सोचो, सपोज लड़की का प्रसंग है, शादी लड़की का प्रसंग, तो उनके एंगल से सोचो, वो लड़की है, उसका हस्बैंड है, पोटेंशियल हस्बैंड शादी के बाद, फिर वो लड़की के माँ बाप है जो कन्यादान में बैठे, वो कुर्सी के बाजू में, लड़के के कुर्सी के बाजू में अनवरिया बोलते हैं उसको, उसका खास फ्रेंड बैठा होता है। इधर लड़कियों के बाजू में भी उनकी अनवरी नहीं बोलते उसको, पर व्हाटएवर है, कोई होती है उनकी फ्रेंड्स। अब ये लोग मेन लोग हैं। अब उसके आजू बाजू में जो सोफे वाले लोग हैं ना, वहां कौन होते हैं, वो लड़की का फैमिली होता है मेनली, उसके बा दादा, नाना नानी, मामा मासी, फोई फुआ, काका काकी, ये 4 लोग है ना, ये रिलेशनशिप होते हैं। ये सबसे आगे के सोफे में बैठते हैं फैमिली वाले, मेन फैमिली वाले। फिर उसके पीछे की रो में क्या आएंगे, तो फिर नजदीकी लोग, फैमिली सबसे आगे बैठेगा, उसके पीछे ना नेक्स्ट टू फैमिली जिसको हम बोलते हैं, एकदम नजदीकी फ्रेंड्स, सोसाइटी में आजू बाजू के एकदम नजदीकी पड़ोसी लोग, लेबरर, सॉरी नेबरर, लेबरर क्या कॉस्टिंग में ऐसा ही आ जाता है, मटेरियल लेबर चलो, तो नेबरर,
जो अगर सपोज जॉब कर रहे हैं, लड़की जॉब कर रही है, तो उसके स्टाफ में उनके जो सबसे करीबी फ्रेंड्स वगैरह है, वो ये सब लोग उसके आजू बाजू। एंड फिर देखना वो जो कुर्सियों के बाहर प्रजा होती है, वो ऐसे होते हैं जो मैरिज में इनविटेशन की वजह से आए हैं और उनको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। हार्डली वो देखते हैं कि शादी किसका है, कौन बैठा है, क्या चल रहा है। वो आएंगे खाने में क्या है वो देखेंगे पहले, फिर जहाँ चांदला लगाते हैं वो हमारा व्यवहार जिसका बोलता है वो काउंटर, वहां जाएंगे वो दे देंगे। ये दो उनकी प्रायोरिटी रहती है। फिर देखेंगे कि दूल्हा कैसा लग रहा है, दुल्हन कैसा, अच्छा अच्छे खर्चा अच्छा किया, ऐसा देख के निकल जाए। 2 4 5 10 लोग जो उनको मिलेंगे करीबी या पहचान वाले, उनको मिल के निकल जाएंगे। जिनकी इनविटेशन है उनको एक बार दिखा देंगे जैसे कैसे हो ऐसा वैसा, फिर निकल जाएंगे। ये काम होता है। अब है ना, ये जो मैं पूरा सीन क्रिएट कर रहा हूँ, उससे आपको अब मैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल का डिफरेंस समझा रहा हूँ। वाइटल लोग मीन्स कैसे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग ना हो ना तो शायद शादी डिले करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है। अब सपोज लड़की का कोई ब्रदर है, फॉरेन रह रहा है, उसके छुट्टियां नहीं मिल रही है, शादी की डेट्स आ रही है, तो भाई डिले करो, भाई के बिना नहीं करो, एकदम नजदीक। सपोज पापा है बिजनेस के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाते रहते हैं, अब शादी फिक्स हुआ और सपोज जिस टाइम पे शादी की डेट्स आ रही है उसी टाइम पे उनका कोई बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जाना पड़ेगा। फादर ना हो तो अब लड़की बोलेगी भाई मैं नहीं करूंगी शादी उस टाइम, ठीक है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट लोग, फादर मदर आते हैं उसके अंदर, ब्रदर सिस्टर आते हैं, एकदम करीबी लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली मेंबर्स नहीं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बिना शादी नहीं होगी ऐसा। सपोज कुछ घरों में ऐसा होता है कि पापा के एकदम नजदीकी फ्रेंड्स होते हैं, या फिर मम्मी के एकदम नजदीकी फ्रेंड सर्कल में कुछ होते हैं, खुद के एकदम नजदीकी फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग, या फिर आजू बाजू के पड़ोसी लोग, तो एकदम नजदीकी, दे आर मोर देन फैमिली, ऐसा भी होता है। तो वो लोग वाइटल में आते हैं, बराबर। फिर एसेंशियल मीन्स कौन, तो जो लोग प्रसंग की शोभा बढ़ाने के लिए जरूरी है, और बाकी के फैमिली लोग, बाकी के गांव के लोग, सोसाइटी के लोग, ये लोग है ना एसेंशियल में आते हैं। ये लोग तो होने चाहिए, हमारी सोसाइटी की लड़की है उसका शादी सोसाइटी वाले होने चाहिए, बराबर। हमारे गांव की लड़की है, गांव तो वो गांव वाले लोग होने चाहिए। तो ये सब, तो ये इसको हम एसेंशियल बोलेंगे, ये इनकी रिक्वायरमेंट है यार, ये तो नहीं है। हमारे हमारे में है ऐसा, हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं इसमें कोई भी घर के कोई भी नेक्स्ट जनरेशन की शादी हो ना, वो पूरा गांव इनवाइटेड है, कुछ 25 30 फैमिलीज है, वो सभी लोग होते ही होते हैं, प्रायोरिटी में रखे होते हैं कि भाई ये हमारे गांव के लड़के के वहां शादी है या लड़की के वहां शादी है, जाना पड़ेगा, सभी लोग आते हैं। ये एसेंशियल में आता है, बराबर। सिमिलरली अगर शहर में रहते हो तो सोसाइटी, अगर पोड़ में रहते हो तो आपके पोड़ के लोग, ये सब लोग। तीसरे है डिजायरेबल। डिजायरेबल मीन्स क्या, जिनको आपको इनवाइट करना चाहिए, आप करते भी हो क्योंकि उनकी तरफ से आया था इनविटेशन, है ना। ये लोग ऐसे हैं कि वो आए तो ठीक है, डिजायरेबल, आपका हाजिरी अपेक्षित है, बट जरूरी नहीं। आओगे तो वेल एंड गुड है, नहीं आओगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। तो वो लोग डिजायरेबल, हम डिजायर करते, इच्छा रखते हैं कि आप हाजिर हो, उस टाइम हाजिर रहना, ऐसा। अब यही एंगल आप मटेरियल कॉस्टिंग में ले आओ। आपके पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो वाइटल होंगे, मीन्स उनके बिना प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, है ना, इसके बिना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, तो वो वाइटल चीजें है। वो मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा केयर उसी की रखी जाएगी, सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखा जाएगा, सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग भी उसी में जरूरत है, उसको वाइटल मटेरियल बोलेंगे। दूसरा है एसेंशियल, नेक्स्ट टू वाइटल, एसेंशियल। अब मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपके घर में खाना बनाना है, तो उसके लिए वाइटल चीज क्या है, तो जो आप खाना बना रहे हो उसके लिए जो सब्जी चाहिए या फिर वो जो लोट वगैरह चाहिए वो वाइटल में है। बट एसेंशियल में क्या आता है मालूम, उसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करते हो आप, बराबर, बेसिक चलो वो नमक है, हल्दी है, तेल है, वो वाइटल में आ जाता है। बट उसके अंदर जो एडिशनल चीजें आप लगाते हो, कुछ लोग नहीं घर में कुछ चीजें बनाते हैं उस पर मायोनीज लगाते, कुछ चीज बनाते हैं उसमें चीज लगाते, बटर स्लाइस लगाते, अब ये एक्स्ट्रा है, वो वैल्यू एडिशन करता है, बट पर वो ना हो ना तो भी कभी एक बार खाने का तो काम चल जाएगा, तो वो एसेंशियल में आएगा,
है ना। कुछ चीजें, अब कुछ लोग है, मेरा ऐसा है, घर में मेरे जब भी खिचड़ी बने ना तो मेरे को कंपलसरी है कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आइदर दही या छाछ या कड़ी, ये तीन में से कुछ चाहिए मेरे को। अब मेरे लिए वो वाइटल खिचड़ी है, बट एसेंशियल में ये है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट डिजायरेबल क्या है मालूम, पापड़, वो ना हो चले, दो तो अच्छी बात है, ना हो तो चले। तो ऐसे कुछ मटेरियल कि वो हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो वाइटल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना प्रोडक्शन ना हो। एसेंशियल मीन्स जो प्रोडक्शन को थोड़ा और उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी कर दे या फिर उसका फीलिंग कुछ अलग बना दे, ऐसी चीजें उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल। एंड तीसरा क्या है, डिजायरेबल मीन्स वो चीज हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है ना। स्पेशल पैकिंग या अलग टाइप का पैकिंग, वो सब है ना डिजायरेबल में आता है। वाइटल इज रॉ मटेरियल, बराबर। एसेंशियल मीन्स क्या, सप्लीमेंट, एडिशनल सप्लीमेंट टू रॉ मटेरियल। एंड डिजायरेबल मीन्स क्या, जो एडिशनल चीजें हैं वो ना हो तो भी चले, ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपके पहले तो स्टॉक्स जितने हैं, 400 टाइप के रॉ मटेरियल है आपको, तो आपको उसको बाइफरकेट करना है, उसमें वाइटल कितना, एसेंशियल कितना और डिजायरेबल कितना। क्लियर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, दिस सिस्टम इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ आइटम्स दैट इज मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इट इज यूज्ड फॉर दोज मटेरियल्स व्हिच आर नॉट इजीली अवेलेबल। नॉर्मली ये याद रखना है ना, ये ट्रू फॉल्स में आ जा सकता है। ये बीईडी एनालिसिस कौन से रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है भाई, तो जो नॉर्मली इजीली अवेलेबल ना होना, वैसे मटेरियल के लिए आप बीईडी एनालिसिस करते हो। अब उसमें वाइटल, वो क्या है कि मोर अटेंशन, सबसे ज्यादा इंटेंशन है इसका। बिकॉज क्या, क्योंकि प्रोडक्शन वुड बी इंटरप्टेड इवन इफ दिस आइटम्स इज आउट ऑफ स्टॉक। मीन्स ये ऐसी ही चीज है कि ये ना हो ना तो प्रोडक्शन इंटरप्ट हो जाता है। इंटरप्ट मीन्स डिस्टर्ब, प्रोडक्शन वुड बी इंटरप्टेड मीन्स क्या, डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो जाएगा टेम्पररी, जब तक ये ना हो तब। इट इज अ वाइटल। एसेंशियल और they are required for efficient and smooth running but not indispensable, मीन्स उसके बिना रह जाते हो ऐसा नहीं है। वो एडिशनल चीज है, एडिशनल स्पाइसेस है, डेकोरेशन, आई कैन से इट कैन मेक द चार्म ऑफ द प्रोडक्ट, but without that also the product can be made, so that is essential. So they are efficient, they are required for efficient and smooth running. And तीसरा क्या है, desirable, they do not affect the production instantly. ये चीज ना होना तो भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। इफ अवेलेबल विल रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट रनिंग, ठीक है, अवेलेबल होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, बट ये नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी। अब आता है एफएसएनडी एनालिसिस। एफएसएनडी उसका फुल फॉर्म क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एंड डेड स्टॉक। अबे ना, ये ऐसी कंपनियों में, इवन मैं बोल रहा हूँ ये एनालिसिस आप अपनी मम्मी को सिखाओ, घर पे जाके बताओ मम्मी ये, और मम्मी क्लासिफाई कर देगी पूरे किचन को कि ये हमारा फास्ट मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम है, नॉन मूविंग आइटम है और डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक है ना, मीन्स बिगड़ चुका है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। नॉन मूविंग, स्लो मूविंग का मीनिंग है बहुत कम यूज हो रहा है, नॉन मूविंग मीन्स यूज ही नहीं हो रहा है, एंड फास्ट मूविंग मीन्स बड़ा फास्टली यूज हो रहा है। एफएनएसडी, एक्चुअली एफएसएनडी भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एंड डेड स्टॉक, वो सीक्वेंस में जाता है। फास्ट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, स्लो में स्लोली यूज हो रहा है, नॉन मूविंग में यूज ही नहीं हो रहा है, और डेड स्टॉक मीन्स बिगड़ चुका है, अब वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उसकी, है ना, वो 2 साल का एक्सपायरी डेट है, अब वो निकल चुका है, अब उसका यूज ही नहीं करना है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, बराबर, तो इसको डेड स्टॉक बोलेंगे। अब ये क्यों काम का है कि आपको फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग में आपको सबसे ध्यान ये रखना है कि फास्ट मूविंग आइटम है ना, उसी को ज्यादा प्रायोरिटी दो, पूरा मटेरियल का चैप्टर आप उसी के पीछे लगाओ। दूसरा है स्लो मूविंग। स्लो मूविंग में क्या है कि उसका बहुत एक्सेस स्टॉक नहीं होना चाहिए, दैट इज केयर वी हैव टू टेक एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई स्लो मूविंग स्टॉक है ना, उसका बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, बहुत कम यूज हो रहा है तो कम स्टॉक रखा करो। हमारे घर में नहीं, आपको मैं बताऊं, कठोड़ में वाल नाम सुना है, बहुत कम घर पे रखते लोग, देख ये हमारी है ना स्लो मूविंग या फिर नॉन मूविंग आइटम भी बोल सकते हैं, हार्डली कोई यूज करता है, बराबर है, कुछ चीजों का बहुत कम यूज होता है, बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लो मूविंग, हार्डली कोई बार यूज करेगा। हमारे घर में कुछ अलग किस्म की दाल मेरी पहले बा बनाती थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ है,
I don't know. मैंने आई थिंक सिक्योरिटी तो एनेबल है, वेटिंग रूम में हटा दिया है सिक्योरिटी, एनीवन कैन ज्वाइन नाउ। ओके चलो देखो, यस तो फास्ट मूविंग देखो इधर क्या लिखा है, दे आर दोज आइटम्स व्हिच कंज्यूम वेरी लिटिल टाइम, कंज्यूम्ड इन वेरी लिटिल टाइम मींस आज लाए तुरंत ही यूज हो जाएगा, फास्ट मूविंग आइटम बराबर। इट इज केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड रिप्लेनिश टू अवॉइड द स्टॉक आउट। रिप्लेनिश करना मींस क्या करना, उसको वापस ले आना, मींस ऐसी अरेंजमेंट करना कि वो तुरंत उसका रीस्टॉक हो जाए, वापस से हम ले ले, इसको हम क्या बोलेंगे, फास्ट मूविंग। हमारे घर में है ना जो दूध है, दूध वो फास्ट मूविंग में है, डेली यूज हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा लाना ही पड़ता है, उसका स्टॉक नहीं कर सकते 10 दिन का दूध ले ले, ऐसा नहीं होता, फास्ट मूविंग स्टॉक। और उसका आप है ना जितना जरूरी है उतना ही यूज करते हो, तो जो फास्ट मूविंग है ना उसमें जितना यूज है ना उतना ही क्वांटिटी आप लोगे नॉर्मली। दूसरा है ये स्लो मूविंग है, पहले मैं स्लो मूविंग समझाता हूँ। स्लो मूविंग क्या है, फास्ट के बाद स्लो। स्लो मूविंग क्या है कि दे आर कंज्यूम्ड इन 2 और मोर ईयर्स, ये याद रखना, ये टाइम के हिसाब से ये याद रखना। अब इसमें आपको क्या करना है, इट मस्ट बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर प्लेसिंग द फर्दर ऑर्डर। आप आगे का ऑर्डर करो उससे पहले प्रॉपर उसका एनालिसिस करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्लो मूविंग है, बहुत यूज हो रहा है, 2-3 साल में हार्डली यूज हो रहा है बराबर। अब है ना यहाँ उन्होंने एन का मीनिंग है नॉर्मल मूविंग रखा है, बट आइडियली नॉन मूविंग है, एक तीसरी आइटम। एंड डेड स्टॉक मीन्स क्या, ये जो बिगड़ चुका है ऐसा। अब चलो उन्होंने लिखा है तो नॉर्मल मूविंग भी समझाते हैं, इसमें उन्होंने टाइम के हिसाब से लिखा है कि जो 1 साल के अंदर यूज हो जाता है ना वो नॉर्मल। स्लो मूविंग मीन्स 2 more years, 2 और more years, उसको स्लो मूविंग बोलते हैं, 1 साल के अंदर यूज हो जाए नॉर्मल मूविंग। फास्ट मूविंग मीन्स जो डेली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है वो। एंड डेड स्टॉक क्या है, ये नॉर्मल मूविंग लिखा है बट है ना बहुत जगह पे नॉन मूविंग भी बराबर। अब है डेड स्टॉक, डेड स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, दे आर यूजलेस एंड दे आर ऑल्टरनेटिवली यूज्ड फॉर सच मटेरियल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेड स्टॉक ऐसा है कि कोई दूसरी जगह हम यूज कर ले सकते हैं उसको, तो कर लेना चाहिए, बाकी डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, ये स्टॉक को रखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ इट्स ऑल्टरनेटिव इज नॉट फाउंड, सपोज उसका कोई दूसरा यूज ना मिले तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड मीन्स निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देना मीन्स क्या कर देना, निकाल देना, फेंक देना। तो ये डेड स्टॉक का इंटरप्रिटेशन है। अब है ना पेरेटो एनालिसिस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस नेचर। ये है ना एक्चुअली इट इज द फोरफादर ऑफ दैट एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस इसमें से बना है, यहाँ बाजू में लिख दो, लिखना हो तो 80-20 रूल। एबीसी में मैंने क्या लिखा है, 70-20-10 रूल, यहाँ क्या लिखा, लिखना है 80-20 रूल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको 80-20 रूल है ना, वो स्टीफन कोवी भी समझाता है ना। मैं पहले स्टॉक के बारे में समझाता हूँ, फिर दूसरा स्टीफन कोवी का भी बता। स्टीफन कोवी कौन है, वो 7 हैबिट्स कल बात कर रहा था ना, हाईली इफेक्टिव पीपल वाली बुक, उसका होता है। ये 80-20 प्रिंसिपल है, बहुत मस्त है, वो भी बहुत मस्त लिख रहा है, पहले यहाँ देखे। एक बुक मिल रही है मार्केट में 80-20 प्रिंसिपल, 80:20, ये बुक का नाम सेल्फ हेल्प की बुक है। बट पहले पेरेटो एनालिसिस समझते। पेरेटो एनालिसिस क्या बोल रहा है कि भाई कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि जिसकी क्वांटिटी सिर्फ 20% जितनी, बट उसकी वैल्यू 80% जितनी। एंड कुछ स्टॉक ऐसा है जिसकी क्वांटिटी 80% जितनी है बट वैल्यू 20% जितनी है, कम है। तो जो कम क्वांटिटी है और 80% जितनी वैल्यू वाला है उसका ध्यान कौन रखे, टॉप मैनेजमेंट। एंड जो क्वांटिटी में अराउंड 80% है बट वैल्यू में बहुत कम है, अराउंड 20, उसका ध्यान कौन रखे, तो अदर देन टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। वो मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में ही बांटते हैं, टॉप मैनेजमेंट एंड अदर देन टॉप मैनेजमेंट। 70-20-10 रूल में एबीसी एनालिसिस में वो मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में बांटते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल क्या करेगा कि वैल्यू 70% बट क्वांटिटी लेस देन 10। मिडिल लेवल क्या करेगा कि क्वांटिटी भी अराउंड 20 और वैल्यू भी अराउंड 20। एंड जो बॉटम लेवल क्या करेगा, वैल्यू अराउंड 70 बट वैल्यू अराउंड 10 बट क्वांटिटी अराउंड 70।
उसका ध्यान बॉटम लेवल रखेगा, बराबर। इधर है ना दो ही लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट एंड अदर देन टॉप मैनेजमेंट, तो इसको 80-20 ये रूल को तोड़ के एबीसी बनाया गया है, ठीक है। सो दैट इज वाई सबसे पहला ये फाइंड आउट हुआ था, और उसका नेक्स्ट वर्जन जो अभी जो चल रहा है उसका नाम है एबीसी। तो देखो अकॉर्डिंग टू पेरेटो 80% ऑफ नेशंस वेल्थ, अब देखो इट इज ये भी एक कंसेप्ट है कि भाई देश का 80% पॉपुलेशन, अब है ना ये ऐसा लिखा जाता है, ये गलत लिखा है, बराबर है। कहीं मैंने कहाँ से लिया है, कोई जगह से कॉपी किया है, कुछ है नहीं, बट पढ़े बिना कॉपी किया है तो देखो यहाँ 80% ऑफ नेशन वेल्थ इट इज ओन बाय 20% पॉपुलेशन, रिमेनिंग 80% पॉपुलेशन ओन्स ओनली 20% ऑफ वेल्थ, इट इज व्हाट 80-20 एनालिसिस। अरे भाई ये मटेरियल का एनालिसिस है ना, 80% वैल्यू, ओनली 20 और लेस क्वांटिटी, इट्स केयर टू बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, and 20% value, 80% quantity, it's care to be taken by other than top management. That is the concept, बराबर। तो ये जो भले लिखा है बट ये है ना मेरे हिसाब से नॉन प्रॉपर कंसेप्ट, बराबर। यहाँ जो वर्डिंग्स लिखे ना नेशंस वेल्थ और वगैरह, वो गलत चीज है। आपको मैंने जो एबीसी का ये वाला वर्जन समझाया 80-20 वाला, वो समझ लीजिएगा, बराबर। जब भी पेरेटो एनालिसिस पूछे ये, अब है ना 80-20 का कंसेप्ट जो स्टीफन कोवी ने कहा है वो बता दो। एक बार क्या हो रहा है, एक मस्त उदाहरण दिया था, एक आदमी सुबह थोड़ा लेट उठा, और लेट उठा फिर 7 बजे उसको जाना था, उसका भी ट्रेन वगैरह का टाइम 7 बजे, और उसके बच्चे लेट, उसकी बेटी का भी 7 बजे वो स्कूल वान वाले का टाइम, तो वो लेट उठा, फिर जल्दी जल्दी रश में वो तैयार हुआ, और टिफिन लेना वो लेना, उसकी वाइफ जो है वो अपनी बेटी का ध्यान रख रही है क्योंकि 7 बजे वो जाने वाली, और ये बोल रहा है तुम मेरा लंच बॉक्स भर दे, ये भर दे। वाइफ भी बेचारी कंफ्यूज के किसका करे, बेटी का करे, क्योंकि उसका भी वाला आ जाएगा। तो थोड़े कंफ्यूजन में क्या हुआ कि हुआ तो सही, अब चाय का कप दिया उसको, वो ले रहा था तो गिर गया कप, है ना, उतावड़ में, हेस्टी में। फिर क्या हुआ कि अब कपड़े बदले, बिगड़े कपड़े, तो वो कपड़े बदलने गया, फिर लेट हुआ, ऑफिस में लेट पहुंचा, ऑफिस में लेट पहुंचा तो उसके बॉस ने डांटा, बॉस ने डांटा तो काम में गलती हुई, काम में गलती हुई, वापस डांटा बॉस ने, वापस घर आया रात को और वाइफ से झगड़ा किया, लड़की को एक लगाई, तेरी वजह से हुआ ये सब, ऐसा करके पूरा डे बिगड़ गया, ठीक है। अब सपोज ये जो हमारे घरेलू उदाहरण, नॉर्मली घरों में ऐसा होता है। अब स्टीफन को भी ये बताते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम क्या था, लेट हुए थे ना, लेट हुए थे ये पक्का था, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर लेट। लेट हुए फिर भी आपको टाइमली पहुंचना है, लेट हुए फिर भी आपको चाय पीनी है, बराबर है। तो उसकी वजह से ये तकलीफें हो रही है। अब सपोज आपने एक्सेप्ट कर लिया होता कि लेट हुआ है, तो क्या हो जाता है कि उसको मालूम होता कि भाई मैं लेट ही पहुंचूंगा, उसको मालूम हो जाता कि बहुत डांटेगा ही डांटेगा। अब मेरे को मालूम ही है आज घर जाके पढ़ने की ही है, तो मैं मेंटली रेडी रहता हूँ ना, हाँ पढ़ेगी, मैं थोड़ा जगह संभाल लूंगा कि कम लगे, है ना, बराबर। बाकी मेरे को पक्की डांट पड़नी है या फिर मार पड़नी है, तो मैं मेंटली रेडी हूँ, तो क्या होता है टेंशन। तो उसने क्या किया कि भाई एक्सेप्ट करो ना ये स्थिति को, एक्सेप्ट कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप एक्सेप्ट कर लो कि लेट हुए हो, तो अब है ना कुछ चीजों को स्किप कर लो। सपोज अब पॉसिबल है कि भाई मैं नाश्ता करे बिना या चाय पिए बिना पहुंच जाऊं उधर, तो मैं टाइमली पहुंच सकता हूँ, तो एक्सेप्ट कर लेते। अब उसमें लड़की को डांटने की क्या जरूरत थी, उसका बेचारी का तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, बराबर। बट शाम को आए पूरे दिन का गुस्सा निकाल दिया, बराबर। तो ये नहीं होता अगर आपने बिगिनिंग में एक्सेप्ट कर लिया होता। तो है ना, ये बोल रहा है कि कोई भी सिचुएशन आपको जब हैरान कर देने वाली या तकलीफ देने वाली आ जाए ना, तो शांति से आप उसको एक्सेप्ट करो वो स्थिति को। इससे क्या होगा मालूम, आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 80-20 उधर वो दिखा रहा है कि आपके 80% प्रॉब्लम आपकी ये 20% गलती से हो रहे हैं। वो गलती क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस या टू बी हेस्टी या टू बी एंग्री, बराबर, ये स्थिति की वजह से। मस्त है, पढ़िएगा उसको कभी। चलो, तो यहाँ ये खत्म हो गया। अभी हम एक्चुअली एक पॉइंट पढ़ रहे थे और उसमें से हम कूद के इधर आ गए। ये पॉइंट ये रहा,
कि स्कैनिंग ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ये जो पीरियोडिक रिपोर्ट शब्द था हम पढ़ रहे थे, हाउ स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स कैन बी डिटेक्टेड, उसको आप कैसे ढूंढ सकते हो, एंड व्हाट आर द स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस सच स्टॉक, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। अब देखो यहाँ नॉन मूविंग शब्द है, उन्होंने नॉर्मल मूविंग लिखा है उधर, है ना, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन है, बट रियल में स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग शब्द है। ओके, अब ये कम करना है, डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट का मीनिंग होता है ढूंढना, एंड फिर उसको मेरे पास कौन से स्टॉक नॉन मूविंग है और कौन से स्लो मूविंग है उसको ढूंढना पहले तो, एंड फिर क्या करना, उसकी संख्या कम कर देना, उसको सॉर्ट आउट करना। तो देखो सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे कैसे, तो एक रिपोर्ट बनाएंगे, आप है ना, आपके पास कितने मटेरियल है, स्टोर्स वाले को बोले कि पहले चल लिस्ट बना दो इतने मटेरियल है, फिर कोई प्रोडक्शन वाले को पूछ के भाई इसमें से ज्यादातर तू किसका यूज कर रहा है, वो फास्ट मूविंग में आएगा, वो जिसका बहुत कम यूज हो रहा है वो नॉन मूविंग में आएगा, जिसका स्लो यूज हो रहा है वो स्लो मूविंग में आएगा, बराबर, और जो बिगड़ चुका है वो डेड स्टॉक में आएगा, डेड स्टॉक वाले को डिस्पोज कर दो या कहीं यूज कर लो अगर हो सकता है, बराबर। नॉन मूविंग जो है या स्लो मूविंग है उसका स्टॉक में पॉलिसी ऐसा बना दो कि इससे ज्यादा का क्वांटिटी लाने का ही नहीं, कितना भी सस्ता मिले, एंड फास्ट मूविंग में है ना ये सभी कंट्रोलिंग टेक्निक अप्लाई करो, कौन सी, ये फीफो लिफो वेटेड एवरेज वाली, फिर ये स्टोर्स लेजर वाली, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वाली, ईओक्यू वाली, ईबीक्यू वाली, सभी, बराबर। तो ये है आपका ट्रीटमेंट, एक बार क्लासिफिकेशन कर लो मटेरियल का तो ये कर सकते हो। फिर आगे क्या है, कैलकुलेटिंग स्टॉक होल्डिंग ऑफ वेरियस आइटम्स, आप स्टॉक का होल्डिंग देख लो कि अलग अलग आइटम के कितने स्टॉक पड़े हैं और वो कितने दिनों तक पड़े हैं, ये भी देखना जरूरी है ना। आप देखना आपके घर में ना एक बॉक्स होगा दवाई का डिब्बा, आप जो भी घर के कुछ रेगुलर लोग जो दवाई लेते होंगे वो भी इधर होगी, जो नॉन रेगुलर यूज होती है दवाइयाँ वो भी उधर होगी, क्रोसिन का पत्ता उधर होगा, बराबर, वो सब चीजें होगी। अब है ना उसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है, नॉन मूविंग क्या है, कुछ चीजें आप बहुत रेयरली यूज करते हो, बराबर, तो फिर उसको एक्सपायरी डेट देखो, डेट स्टॉक हो चुका है वो देखो, फिर फेंक दो, है ना, ये सब चीजें। फिर है आप रेशियोज डिसाइड करो, ये रेशियोज भी पीरियोडिकली डिसाइड करते हैं। रेशियो क्या होता है सर, रेशियो का मीनिंग होता है एक प्रकार से परसेंटेज, भाई मेरे टोटल स्टॉक में फास्ट मूविंग का कितना वेटेज है, तो इट शुड बी मोर देन 99, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग है ना, इट शुड बी विद इन दैट 1% रेंज, है ना। फिर आप क्या करो, एक डिजाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करो जिससे आपको मालूम पड़े कि इसका स्टॉक है ना जरूरत से ज्यादा हो रहा है, किसका, नॉन मूविंग का या फिर स्लो मूविंग का। अब स्टॉक, अब दूसरे स्टेप्स लेने क्या, टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, कैसे करके उसका आप यूज कर लोगे, तो उन्होंने लिखा है कि प्रॉपर प्रोसीजर एंड गाइडलाइन शुड बी लेड डाउन फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन मूविंग आइटम्स। मीन्स कोई भी बहुत कम यूज हो रहा है या यूज ही नहीं हो रहा है ऐसे आइटम का डिस्पोजल कैसे करे, तो कोई गाइडलाइंस बना दो, बराबर, और वो गाइडलाइन ही फॉलो करो। फिर डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन, मीन्स कभी कभी आपका यूज कुछ मटेरियल का हो ही नहीं रहा है, बट है ना उसका बहुत स्टॉक पड़ा है, तो क्या करो आप प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी लाओ, कुछ नया टाइप का ऐसा बनाओ जिसमें ये मटेरियल यूज हो जाए, है ना। बहुत घर वाले ऐसे करते हैं कि कुछ टाइप की चीजें यूज नहीं हो रही है तो फिर उसका कुछ दूसरा यूज हो ना, ऐसा कुछ इवेंट क्रिएट करते एंड फिर वो उसका यूज कर लेते। एंड लास्टली क्या कि यूज दिस मटेरियल एज सब्सटीट्यूट, जहां जहां वो किसी और मटेरियल के सब्सटीट्यूट में यूज हो सकता है तो वहां उसका यूज करो, जहां जहां किसी और मटेरियल के सब्सटीट्यूट के तौर पे उसका यूज हो रहा है उसका यूज करो, है ना, कुछ टाइम के लिए इसका यूज करो, बराबर। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बीच में ऐसा हुआ था हमारे घर में, एक जमीन है हमारी बहुत कम यूज करते हैं हम, मेरे पापा उसमें खेती नहीं करते, किसी को दे देते हैं कि भाई तुम करो, तो एक बार है ना मजदूरी से कराते हैं पहले, और अब भागिया का सिस्टम मीन्स पार्टनरशिप वाला सिस्टम भी चल रहा है, तो एक बार है ना एक आदमी को दे दिया कि तू पूरे साल संभाल लेना, और ईयर एंड में हिसाब के लिए वो जो भी बेच देने का पैसा वो हमको हमारा हिसाब जो निकलता है वो दे देते हैं। अब एक बार क्या हुआ, वो उसका जो उसने प्रोडक्शन किया ना बिका ही नहीं, कुछ चीजें नहीं बिकी। अब पार्टनर बनाया था तो अब क्या करेगा, सपोज मेरी कोई प्रोडक्ट है मैं बेचूंगा तो पैसा आएगा और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अब पैसा नहीं है, प्रोडक्ट पड़ी है, तो उसने क्या किया, आधी प्रोडक्ट अपने वहां ले ली, आधी हमको दे दी, है ना। चावल बनाए थे चावल, अब वो चावल नहीं बिके मार्केट में और ऐसी प्राइस में जा रहे थे ना कि बेचना बुरा लगे, तो उसने क्या किया कि सर है ना बाकी का, मेरे पापा को वो सेठ बोलते, सेठ है ना ये इतना बेचा है तो इसका पैसा ये रहा, पर ये नहीं बिका है और इसका बहुत कम दाम बिक रहा है,
तो आधा आधा ले लेते हैं, आप ले लो आधा, आधा हम ले लें। अब हम उसका क्या यूज करें? फिर हमने तो एक बार ले लिया, हमने क्या किया फिर, हमारे गांव में हमारे जो मजदूर है जो हमारे खेत में काम करते हैं, 2 खेत है हमारे, एक ऐसा किसी को दे देते और दूसरे में हम खुद खेती करवाते वो। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको फिर वो अनाज दिया कुछ, फिर गांव में कुछ नीडी लोग थे उनको दिया, फिर गांव में 1-2 मंदिर है, एक शंकर भगवान का, एक दूसरा मंदिर है रणछोड़ जी का, तो वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी दिया, बराबर है। तो ऐसा करके हमने यूज कर लिया। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कुछ उसका यूज क्रिएट किया ना। अब यूज ही ना करता तो क्या करता, पैसा बड़ा बड़ा बिगड़ जाता। तो आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हो तो उसका आप ऐसा यूज कर सकते हो। फिर कभी तो एक बार ऐसा किया है, हमारे एक मजदूर ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा काम करो सेठ, है ना, खिचड़ी पार्टी रख लो खेत में। तो उन्होंने उसने ऐसा कर लिया है ना, जो भी हमारे खेत में रेगुलर मजदूर आते थे ना उनको बुला दिया, सेठ ने पार्टी रखी, आ जाओ, खिचड़ी बनाई, सभी को खिला दिया, तो मैक्सिमम यूज हो गया, उधर खत्म हो गया इन शॉर्ट। तो व्हाट आई वांट टू टेल इज कि ऐसा कभी कभी कुछ अब यूज ही नहीं करोगे तो डेड स्टॉक करके फेंक देने से बेटर है कि कुछ यूज क्रिएट करो। तो दैट इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। यहाँ खत्म हो गया बिन कार्ड स्टोर्स लेजर, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ आई एम थ्रू विद दिस चैप्टर, पूरा मटेरियल कॉस्टिंग खत्म। और देखो पीछे की साइड पे मैं ये 4 एग्जांपल दिखा देता हूं, कौन से ये रहे, ये 4 मिसलेनियस। मिसलेनियस में आप देखो, एक कॉस्ट शीट है, पहला पूरा पूरा कॉस्ट शीट है, दूसरा भी पूरा पूरा कॉस्ट शीट है, तीसरा जो है वो उसके रिलेटेड ही है, मिसलेनियस है। ये 29 है, वो भी उसके जैसा ही है, मिसलेनियस, और 30 भी मिसलेनियस। एक प्रकार से कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस है, लास्ट 3 सम। एक स्टेटमेंट बनाना है, उसमें रेवेन्यू, खर्चा एंड प्रॉफिट, ऐसा बाइफर्केट करना है, बराबर है। तो ये 3 में है ना कॉस्ट शीट के साथ करा लो, बराबर। तो ये 5 एग्जाम्पल्स को भी आप छोड़ दो, बराबर। यहाँ हम ये चैप्टर को ऑफिशियली एंड मारते हैं। सो मटेरियल कॉस्टिंग इज कंप्लीटेड टुडे।